नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी खास पेशकश चुनावी खबर अखबार पर नजर आपने देखना शुरू कर दिया है। वही खास शो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कल दिन भर की क्या सुर्खियां रही, क्या बड़ी खबरें रही जिन्हें आज अखबारों ने प्रमुखता दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि कल छठा चुनाव था। छठे चरण के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के लिए गढ़ी जा रही हैं झूठी कथाएं, ऐसा राजीव कुमार की ओर से कहा गया है। चुनाव आयोग की ओर से ये बात कही गई है। देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर्स टर्नआउट डेटा जारी करने में देरी नहीं की जाएगी। चुनाव में कितने वोट पड़े हैं कोई भी इस डेटा को बदल नहीं सकता है। कुछ लोग चुनाव प्रक्रिया को खराब बताने के लिए गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला और इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात की जिसमें चुनाव आयोग के फॉर्म 17C डेटा और बूथ वाइज वोटर टर्नआउट पब्लिश करने को लेकर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, ये एक अहम खबर रही कल, जिसे जो प्रमुख अखबार हैं उन्होंने तरजीह दी है। कल जो सीईसी हैं राजीव, वो पहुंचे थे वोट डालने के लिए और देखिए इसे तमाम अखबारों ने प्रमुखता दी है। आप जिस अखबार को देखेंगे उसमें आपको ये खबर नजर आएगी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए गढ़ी जा रही है झूठी कथाएं, वोटों में हेराफेरी संभव नहीं है। ये देखिए, ये वो अहम खबर है जिसे हम जिक्र कर रहे हैं। कल दरअसल छठे चरण का चुनाव था, दिल्ली में भी चुनाव हुआ है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस खबर को तरजीह दी गई है। अब देखिए आंचल, सबसे अहम चीज है कि ये लगातार कहा जाता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि जो वोट परसेंटेज है वो कम हो रहा है, डेटा देर से जारी किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ है जो चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों का खंडन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी भ्रामक खबरें जो फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। कल छठे चरण का चुनाव था, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और इस दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान ये बातें उन्होंने कही। बिल्कुल, और अगर जिक्र किया जाए कल छठे चरण के चुनाव का तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से भी कल यही आरोप लगाया गया था। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो बीजेपी के हाथों में है, बीजेपी का टैग है उन मशीनों पर। और ऐसे में अब राजीव का ये बयान देना कि इस तरीके की जो खबरें हैं वो भ्रामक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चुनाव हो रहा है वो पूरी सुविधाओं के साथ हो रहा है, हर एक निगरानी के साथ हो रहा है, हर एक नियम के साथ हो रहा है। जो भी नियम रहते हैं सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी आरोप झूठे हैं। उन सभी आरोपों पर विराम राजीव ने कल लगाया है। वोट डालने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर और वोट उन्होंने डाला था। बिल्कुल, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जिनकी ओर से ये कहा गया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 5 चरणों का जो वोट परसेंटेज है वो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास हर वोट का हिसाब है। देखिए, आप समझिए कि ईवीएम से जो भी वोट डाले जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कुछ भी कह रही हो, लेकिन ईवीएम से जो वोट डाले जाते हैं उन सारे वोट्स का हमारे पास हिसाब है, हर वोट काउंट हमारे पास है, ऐसा चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कल जिस दौरान वोट डालने के लिए पहुंचे थे, यानी राजीव कुमार जिस दौरान वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह की बयानबाजी करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकता है कि आरोप है, मनगढ़ंत आरोपों के जरिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी बातों में कोई सत्यता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए गढ़ी जा रही है झूठी कहानियां, झूठी कथाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब से पहले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे और उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात कही गई थी कि आप इस तरह की भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं, क्योंकि चुनाव आयोग समय से ही डेटा जो है वो जारी कर रहा है कि किस चरण में, किस जगह पर, किस राज्य में, किस सीट पर कितने वोट डाले गए हैं। और इसी बात को दोहराते हुए ये कहा गया कि हर वोट का हमारे पास हिसाब है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से कल ही कहा गया, जिस तरह हमने बताया भी, क्योंकि कल 58 सीटों पर यूं तो वोट थे, यानी चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बीच
अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लें तो वो दिल्ली में वोट डालने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी कोई भी बड़ी शख्सियत होते हैं वो वोट डालते हैं तो उसके बाद अपनी उंगली पर लगा नीला स्याही का निशान तो दिखाते ही हैं, साथ ही मीडिया से बात करते हैं और उस दौरान राजीव कुमार की ओर से ये कहा गया। तो देखिए, और चलिए अब सीधा आपको राजकोट लिए चलते हैं, जहां पर भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, राजकोट में बड़ा अग्निकांड हादसा होता है, जिसके बाद अब भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं गुजरात के राजकोट की। ये तस्वीरें सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल का जायजा लेने के लिए भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं। गेमिंग जोन में जिस तरह से आग लगती है और 27 लोगों की मौत हो चुकी है, एक दुखद हादसा रहा है। और देखिए, कल देर रात हमने देखा था कि जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो पहुंचे थे और अब यानी अल सुबह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत की जा रही, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा रहा जिसने 27 लोगों की जान ले ली और कई बच्चे, उनके शव इस तरह से झुलस चुके हैं कि पहचानने के लिए डीएनए कराया जाएगा। इतना भीषण यह हादसा रहा। एहतियातन गुजरात सरकार की ओर से पूरे प्रदेश के जो गेमिंग जोन्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह हादसा बेहद भीषण रहा है। हालांकि जिन्होंने अपनों को खोया है, ऐसे जो परिवार हैं उनके कहा जा सकता है कि जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। साथ में घायलों को यानी जो झुलस गए हैं उन्हें 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सहायता राशि आप कह सकते हैं, सहायता राशि का ऐलान किया गया है। फिलहाल गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंच चुके हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक में जो लाइव तस्वीरें जो फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और दूसरी तस्वीर घटना स्थल की आपको दिखा रहे हैं, अग्निकांड की दिखा रहे हैं। देखिए, इस अग्निकांड ने 27 लोगों की जान तो ले ही ली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जानकारी ये मिल रही है कि रेस्क्यू अभी भी जारी है। कुछ और लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि अंदाजा नहीं है कि उस वक्त उस गेमिंग जोन में कितने लोग काम कर रहे थे। 3 मंजिल थी और ऊपर से नीचे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही स्टेयर्स थी। जैसे ही आग लगती है तो मौका ही नहीं मिला सेकंड मंजिल पर, यानी कि दूसरी मंजिल पर जो लोग काम कर रहे थे, तीसरी मंजिल पर जो लोग उपस्थित थे, उन्हें भागने का या अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। तो वहीं दिग्गजों ने मतदान किया है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही आपको कुछ और चीजें भी बताएंगे कि 25 मई को छठे चरण का मतदान हुआ है। दिल्ली की 7 सीटों पर कल वोट डाले गए हैं। 3 तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं उन दिग्गजों की। देखिए, पहली तस्वीर में अरविंद केजरीवाल आपको नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। ये 3 प्रमुख तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दिग्गज पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। कल 58 सीटों पर मतदान हुआ है और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ, बेटा, उनकी बेटी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी वोट डाल करके बाहर आते हैं, अपनी मां के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं। और तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ना केवल दिल्ली, फिलहाल हम ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 और तमाम जगह की उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, सबसे ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज भी उत्तर प्रदेश में रहा है। दिल्ली के 7 सीटों पर कल वोट डाले गए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ, राहुल गांधी भी वोट करने के बाद बाहर आते हैं, मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सेल्फी भी लिए। तीसरी तस्वीर में आप भारत के मुख्य न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ को देख पा रहे थे, जिन्होंने दिल्ली में ही मतदान किया है। तो ये वो 3 अहम और प्रमुख तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर अखबार में 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे जिन्हें प्रमुखता दी गई है, लेकिन कई ऐसे दिग्गज थे जो कल वोट डालने के लिए पहुंचे, राजनेता वोट डालने के लिए पहुंचे। न केवल राजनेता बल्कि अगर अभिनेता या फिर क्रिकेटर का जिक्र किया जाए तो वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और बाहर निकलने के बाद
तस्वीरें साझा की थी जनता के साथ कि हमने तो अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है, हमने तो वोट कर लिया है, अब आप भी फौरन अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, क्योंकि वोट करना बिल्कुल। आपका देखिए, सबसे अधिकार अहम है। चीज है कि ये तस्वीरें कल जब दिखाई गई, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो वोट डाले, अपने देश की सरकार चुने, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो महापर्व होता है ये 5 साल में एक बार आता है। और ऐसे में देखिए हैरान करने वाली बात ये है आंचल की, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता निकलता है दिल्ली की सरकार का। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद कल अगर सबसे कम वोट परसेंटेज कहीं पर रहा तो वो दिल्ली में ही, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ही रहा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि कहां वोट परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है, तो लगातार पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि वोट परसेंटेज वहां पर किस कदर निकलकर सामने आता है। आपको तस्वीरें याद होंगी, 5वें चरण में पश्चिम बंगाल में वो स्थिति भी देखी गई जब बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, लेकिन उस दौरान भी लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए जा रहे थे। यानी वो जनता जानती है कि उनका जो वोट है वो कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ एक एक वोट जो है वो काउंट किया जाता है। इस लिहाज से सभी से देखिए हम लोग लगातार अपील करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। और तमाम दिग्गज जो हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत क्या है। इसी क्रम में कल दिन भर हमने देखा है कि तमाम प्रमुख चेहरे जो थे, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम बड़े चेहरे ऐसे रहे जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिल्कुल चारुल, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि लोग ये सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा। जब मैं रोहतक पहुंची थी, वहां की जनता से मेरी बात हो रही थी, तो 2019 में याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से हार गए थे, तो जनता ने भी इस बात को रियलाइज किया, रोहतक की जनता ने, तो क्योंकि उनसे बात करके ये एहसास हुआ कि 2019 में उन्हें लगा कि दीपेंद्र हुड्डा तो हर बार जीतते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन हार का सामना दीपेंद्र हुड्डा को करना पड़ा। तो जनता ने कहा कि इस बार हम जरूर जाएंगे वोट डालने के लिए। और रोहतक का कल वोटिंग परसेंटेज देखे तो सबसे ज्यादा हरियाणा में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पिछड़ी यानी 57.67% ही वोटिंग रह पाई है यहाँ पर। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। छठे चरण में 58 सीटों पर 61% मतदान हुआ है। ये देखिए वोट परसेंटेज आपको बताया जा रहा है। कल के वोट परसेंटेज का जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे, द हिंदू ने इसे प्रमुखता से छापा है, लेकिन इस खबर को अमूमन हर अखबार ने छापा है, क्योंकि ये एक अहम खबर रही और खासकर जब बात देश की राजधानी दिल्ली की होती है। देखिए छठे चरण में 58 सीटों पर वोट डाला गया है, 61% मतदान हुआ है। इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी पिछड़ी है। देखिए दिल्ली से ये उम्मीद नहीं की गई थी कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज ऐसा होगा। उम्मीद की जा रही थी कि देश की राजधानी दिल्ली है, एजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, पहुंचेंगे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बेहद ही निराशाजनक वोटिंग जो परसेंटेज है वो रहा है। 58.70% वोटिंग परसेंटेज रहा है। इतना ही मतदान दिल्ली में हुआ है। तो वहीं अगर अनंतनाग का जिक्र किया जाए तो अनंतनाग में 35 सालों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस सीट से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है 35 साल में। देखिए जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र किया जाए तो 5वें चरण में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद ही अच्छा रहा है 1996 के बाद। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो मतदान आया 2024 के मुकाबले तो सबसे कम था, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का अगर पिछले सालों से तुलना की जाए तो 1996 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आया है, यानी कि सालों बाद सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज। वहीं अनंतनाग में भी 35 साल से सबसे ज्यादा मतदान जो है वो 2024 में हुआ है, ये देखने को मिला है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी लोगों में देखने को मिली है कुछ जगहों पर। कई जगह हम देखते हैं कि बहुत अच्छा मतदान हुआ, लेकिन कई जगह तस्वीरें निराशजनक भी होती हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश ने जरूर निराश किया, लेकिन दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पे 57.67% का मतदान हुआ है। देश की राजधानी में यह आलम था, आप समझिए कि जहां पर एनडीए लगातार ये कह रहा है कि हम दिल्ली में मजबूत हैं, वहीं जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, और इन सीटों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी, 3 पर कांग्रेस थे, और उन्होंने ये कहा था कि जनता मुद्दों पर वोट डालेगी, जनता समझ चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इन तमाम 58 सीटों पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा
कहा जा सकता है कि उत्साह बढ़ाने वाला मतदान जो है नहीं हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 5वें चरण में 100% मतदान देखने को मिला था। वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आया था। प्रशासन ने काफी मदद वहां पर की थी, काफी व्यवस्थाएं की गई थी। जो लोग बाहर हैं उन्हें बुलाया गया था और ये सब कुछ प्रशासन की ओर से किया गया था। लेकिन वही उत्तर प्रदेश छठे चरण में पीछे रह जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे भी रुक कर लेते हैं। अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा विपक्षी गठबंधन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस में भी इस खबर को बहुत ही अच्छी तरीके से छापा है। तो देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ये बात कही है। हालांकि इसमें सबसे अहम चीज ये है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष काफी आलोचना कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की भाषा शैली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का जो इस्तेमाल किया है उस पर विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री की भाषा शैली को लेकर उन पर निशाना साधा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए अगर हम कहें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कल तीखा हमला बोलते हुए कहा और साथ ही उस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। पाटलिपुत्र और काराकाट संसदीय क्षेत्र में अलग अलग रैलियां संबोधित करते हुए उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों को जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ठहराया गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है विपक्षी गठबंधन, तो प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए विपक्षी गठबंधन मुजरा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी पार्टियां निशाना साधती हैं, नाराजगी जताती हैं और कहती हैं कि प्रधानमंत्री की कम से कम इस तरह की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और खासकर देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, किसी भी तरह का जिक्र करते हैं तो उसका महत्व होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर ये कहेंगे कि वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है विपक्ष, तो ये वाकई निंदनीय है, ऐसा विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्षी गठबंधन पर यानी कि इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इन शब्दों का चयन किया हो। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। खुद राहुल गांधी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों का रुख आगे कर लेते हैं। छुट्टियां मनाने शिमला आते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचते। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है। चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर कहा गया है कि जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो पहुंचते तो हैं बिल्कुल छुट्टियां मनाने के लिए, शिमला जाते हैं छुट्टियां मनाने, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाने शिमला आते हैं लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, देखिए पूरा एनडीए इस दौरान कहा जा सकता है कि चुनाव में कांग्रेस के राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया गया था, इस डिसीजन पे लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये कहा गया कि देखिए, घूमने तो चले जाते हैं शिमला, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। और चुनावी दौर है तो देखिए तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहती ही हैं और इसी क्रम में हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो देखिए, खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। राहुल गांधी झूठी बातों को मुद्दा बनाते हैं, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि छुट्टियां मनाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोई भी ऐसा काम हो, धार्मिक स्थल पर पहुंचना हो, प्राण प्रतिष्ठा पर पहुंचना हो, तो वहां नहीं पहुंचते हैं, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि झूठी बातों को भी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है।
तो खबर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छुट्टियां मनाने के लिए कहीं भी पहुंचेंगे, न केवल शिमला बल्कि विदेश भी जाते हैं। बातों को जो है मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा थी, वो तारीख जब देश भर ने उस दिन को बड़ी ही उत्सुकता के साथ मनाया, देश भर में खुशी का माहौल था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस दिन का विरोध किया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भी नहीं पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पर चुनावी मंच से चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर। और बिल्कुल देखिए, इसी के साथ साथ यहाँ पर शिमला के अलावा अगर हम बात कर लें तो हिमाचल में, क्योंकि गृह मंत्री थे, तो यहाँ पर यानी अमर उजाला ने देखिए इस खबर को जो छापा है उसका कहा जा सकता है कि खबर वही, लेकिन एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एनडीए का 400 सीट पार करना तय, 40 से कम में सिमटेगी कांग्रेस, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। तो क्योंकि हिमाचल के गुना में भी पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि एक लंबा संबोधन होता है और अखबार अपने अपने हिसाब से उसकी जो कटिंग्स होते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं संबोधन के, उन्हें निकालते हैं। और अमर उजाला की ओर से इस खबर को जो तरजीह दी गई है उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया है, जिस वो कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद पीएम वन रैंक वन पेंशन जो है वो लागू करेंगे। इसी के साथ साथ पीओके को लेकर जो एनडीए का संकल्प है उसे दोहराते गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आते हैं। और देखिए, इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में ये भी कहा है कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उन्होंने झूठे मुद्दे बनाने शुरू कर दिए। जब तक राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए थे तब वास्तविक मुद्दों पर राजनीति होती थी। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विपक्षी नेताओं ने पाटलिपुत्र बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की आलोचना की। द हिंदू ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से छापा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने पर सिर्फ 4 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में चुनावी रैलियों में की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने इसकी तीखी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि श्री मोदी जी की चुनावी टिप्पणी चुनाव परिणामों को लेकर उनकी चिंता दर्शाती है। मोदी ने ये टिप्पणी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में की है, जहां पर आरजेडी की नेता मीसा भारती 2 बार से भाजपा सांसद कृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में अन्य रैलियों में भी यही टिप्पणी दोहराई है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को लेकर के कहा कि ऐसी टिप्पणी प्रधानमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता है। आप जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना कहाँ तक राजनीति में सही है, वो भी देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी टिप्पणी करे। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए ही पहुंचे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तब इस बात का जिक्र उन्होंने चुनावी रैली के दौरान किया। न केवल एक जगह पर बल्कि लगातार जब चुनाव रैलियां करने के लिए दूसरी जगह पर पहुंच रहे थे तो हर एक मंच से इस बात का जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। बिल्कुल, देखिए इस बात की, जिस तरह हमने जिक्र भी किया था कि इस बात की निंदा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वोट बैंक के लिए विपक्ष मुजरा कर रहा है, तो ये ऐसी टिप्पणी रही जिसकी लगातार आलोचना की जा रही है। और यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चीज की आलोचना करते हुए कहा है कि ये जो भाषा शैली है, देखिए प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की जो भावनाएं हैं उन्हें आहत कर गया है। और इसीलिए विपक्षी नेता इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के मुजरा वाले बयान पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में लगातार इस बात को दोहराया और कहा कि विपक्ष दरअसल वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, उस दौरान तो इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रैलियों में विपक्षी गठबंधन को लेकर के जिस तरीके के बयान दिए हैं, उन बयानों को लेकर भी कहा है कि चुनाव परिणाम भी चिंताजनक है, चुनाव प्रचार भी चिंताजनक होता जा रहा है। बिहार की अन्य रैलियों में भी जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रही हैं, उस दौरान जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, देखिए जंगल राज को लेकर के टिप्पणी करना और सबसे अहम चीज है कि देखिए प्रधानमंत्री का ये कहना कि अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है विपक्षी गठबंधन। तो ये जो शब्द है मुजरा, इसे विपक्षी नेताओं ने कहा जा सकता है कि एक वर्ड पकड़ लिया है और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की भाषा करना या भाषा का इस्तेमाल करना बेहद अशोभनीय है और इसीलिए देखिए अभी मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है प्रधानमंत्री दरअसल बौखलाहट में है। उन्हें नजर आ रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है अब वो सत्ता में नहीं आ रहा है और इंडिया गठबंधन के फेवर में चीजें जा रही हैं, वोट पड़ रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बौखलाहट में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस टिप्पणी का विरोध जाहिर करते हुए इसकी निंदा भी की और यहां तक कि आप देखिए कि अब कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है और उठाएगा भी कि प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जो है वो जनता के मन पर अब किस तरह से प्रभाव डालेगा, क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन क्या जनता के मन में ये बात घर कर पाएगा विपक्ष? ये नतीजे जो है सब कुछ 4 जून को पता चलेंगे। फिलहाल अब एक चरण का चुनाव बचा है और ऐसे में धुआंधार प्रचार जो है वो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब की पहली रैली में राहुल ने वादा किया कि जब भी जरूरत होगी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पार्टी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो वो संविधान बदल देगी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने गुरु नानक देव का जिक्र किया। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि जब भी जरूरत होगी कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस मुश्किल परिस्थिति आने पर किसानों के साथ खड़ी रहेगी। तो राहुल गांधी देखिए तमाम चीजों को लेकर लगातार कहा जा सकता है कि निशाना साध ही रहे हैं एनडीए पर, लेकिन इस बीच जब वो पंजाब पहुंचे और उन्होंने यहां पर रैली की तो उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत हो या फिर जब भी ज़रूरत होगी तो किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा और ये भी कहा है कि अगर सरकार में आता है इंडिया गठबंधन तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। यहाँ पर आप समझिए कि कांग्रेस हो या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो एक नरेटिव सेट कर रहा है आंचल जनता के मन में और ये दिखा रहे हैं कि अगर एनडीए अगर आ जाता है एनडीए सत्ता में तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर एनडीए आ जाता है सत्ता में संविधान बदल दिया जाएगा अगर एनडीए आ जाता है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाता है तो फिर जब भी जरूरत होगी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसी के साथ साथ अग्निवीर योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को मतलब खत्म कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस दोहरा रही है, इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो दोहराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन बातों का जिक्र इंडिया अलायंस की तरफ से किया जाता है। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से युवाओं को लेकर के फोकस किया जाता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई चरम पर है। इन सब मुद्दों का तो जिक्र किया ही जाता है, लेकिन ज्यादा फोकस अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए वो युवाओं को लेकर है। अग्निवीर योजना आई थी, उसका विरोध युवाओं ने किस तरीके से बढ़ चढ़ करके किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी हुई नजर आई थी और अब चुनाव प्रचार के दौरान भी जो कांग्रेस के तमाम नेता है, तमाम दिग्गज है, अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाते नजर आते। न केवल अग्निवीर बल्कि किसानों का मुद्दा भी हमने देखा कि किसान किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे थे, मांग कर रहे थे। एमएसपी समेत तमाम प्रमुख मांगे थी किसानों की, उन मांगों को नहीं माना गया। अब कांग्रेस पार्टी का साफ यही कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किसानों की मांगों को भी माना जाएगा, युवाओं के लिए भी कई मुख्य फैसले लिए जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान
सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से बयानबाजी हो रही है, मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठे थे। अब भी जब बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, उन घोषणाओं को लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी ने भी तो कुछ नहीं किया है, उनके जो वायदे हैं वो भी तो वैसे के वैसे ही रह गए। जनता तो आज भी परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता के लिए सोचा ही कहाँ है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि कांग्रेस की ओर से ये कहा तो जा रहा है, लेकिन तमाम सवाल अभी इंडिया गठबंधन पर खड़े किए जा रहे हैं कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर चलिए सत्ता में आ भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस चीज़ का जिक्र अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं किया गया। और लेकिन जो अभी आंचल साथ नजर आ रहा है, जब सरकार में अगर आ जाते हैं तो क्या ये साथ बना रहेगा, तब इस बात को लेकर आपस में तीखी नोकझोंक नहीं होगी या मनमुटाव नहीं होंगे कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। क्योंकि कौन नहीं बनना चाहेगा, हर दल ये चाहेगा कि उसके जो अध्यक्ष हैं या उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ताकि उनकी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो सके। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री रखेंगे, बदलेंगे, तो उन्होंने कहा इसमें हर्ज क्या है। यानी अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाता है तो क्या ये मान लिया जाए कि हर साल प्रधानमंत्री बदला जाएगा या हर 6 महीने में प्रधानमंत्री बदला जाएगा। और अगर ऐसा होता रहा तो फिर काम कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये तमाम सवाल जो है ये इंडिया गठबंधन पर उठते हैं। इसीलिए अगर कहा जाता है कि अगर पहले से ही चीजें डिसाइडेड हो, जैसे एनडीए का क्लियर है कि अगर सत्ता में आते हैं तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कुछ इंडिया गठबंधन ने तय नहीं किया, जिस वजह से लगातार उन्हें घेरा भी जाता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मैनिफेस्टो किसका जारी होगा। बिल्कुल, तमाम सवाल तो यहाँ पर उठ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिक्र करें वाराणसी का, तो वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने अधूरा छोड़ा है 4 किलोमीटर तक का तय रोड शो। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा है। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया, लेकिन रोड शो आधा ही छोड़ दिया। एनडीए प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, लेकिन 4 किलोमीटर तक जो रोड शो तय किया गया था वो रोड शो आधा ही छोड़ दिया गया था। देखिए, कल प्रियंका गांधी डिंपल यादव पहुंचे थे वाराणसी और यहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उससे पहले वो बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे थे, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। और काशी के कोतवाल के दर्शन के बिना बनारस में दर्शन मुमकिन नहीं माने जाते हैं। और इसी के लिए सबसे पहले काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दर्शन किए। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, आंचल आपको दिखा रही हैं। वाराणसी में प्रियंका और डिंपल ने रोड शो अधूरा छोड़ दिया। 4 किलोमीटर तक ये रोड शो था जो होना था, लेकिन अब रोड शो को अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन इसकी वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है कि आखिरकार क्यों अधूरा छोड़ा। अजय राय के पक्ष में पहुंचे थे वोट करने के, प्रत्याशियों के लुभाने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव में देश में सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चाओं में रहने वाली सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, वहां पहुंचे थे शनिवार के दिन प्रियंका गांधी और डिंपल यादव रोड शो करने के लिए। लेकिन रोड शो पूरा ही नहीं किया, 4 किलोमीटर तक का तय हुआ था, लेकिन फिर रोड शो अधूरा छोड़ दिया। अजय राय के पक्ष में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने अपने अंदाज में वोट करने की अपील की। 2 किलोमीटर के दायरे में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ और उत्साह से प्रियंका गांधी और डिंपल यादव विभोर नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन भी किए। देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम हो, कोई शुभ काम हो, हम करने के लिए पहुंचे तो भगवान का आशीर्वाद लेते ही हैं। ऐसे में कल डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दोनों ही काल भैरव के मंदिर में पहुंची। तस्वीरें भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, बाबा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने रोड शो को आगे की तरफ उन्होंने बढ़ाया। सबसे पहले आशीर्वाद लिया, फिर रोड शो किया। लेकिन रोड शो जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक का ही किया। 2 किलोमीटर के बाद रोड शो को आगे नहीं बढ़ाया गया है। बिल्कुल, देखिए देश की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो वाराणसी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से
चुनावी मैदान में हैं और तीसरी बार वो यहां से अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर चुके हैं। 7वें चरण में यहां पर वोट डाला जाएगा। कल अजय राय के समर्थन के लिए, उनके लिए वोट अपील करने के लिए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पहुंचे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा दोनों ही पार्टियां गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि ज्यादा सीट्स जो हैं वो उसके पास समाजवादी पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास कम सीटें हैं। दारोमदार ये माना जा रहा है कि फिर सपा को ही निभाना है। अब ऐसे में आप देखिए कि काशी के कोतवाल की इजाजत लेकर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया और वोट अपील भी की अजय राय के समर्थन में। अजय राय जो कि कांग्रेस से हैं, जो कि चुनावी मैदान में है, क्योंकि बनारस की जो सीट है वो कांग्रेस के हिस्से में गई है। बिल्कुल, और जब रोड शो अधूरा छोड़ दिया तो उसके बाद तमाम सारे सवाल उठने लगे कि आखिरकार रोड शो अधूरा क्यों छोड़ दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अजय राय, वो निकल करके सामने आते हैं और उनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि प्रियंका गांधी की फ्लाइट थी, इसी वजह से रोड शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा और बीच में छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो देर हो रही थी, उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था और फ्लाइट की टाइमिंग की वजह से रोड शो को अधूरा छोड़ दिया गया। अगर रोड शो पूरा करते तो प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बाबा के दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन करना, आशीर्वाद लेना भी जरूरी था। तो चलिए ऐसे ही आपको दिखाएंगे अखबारों की कुछ प्रमुख हेडलाइंस, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए खबरों का रुख करते हैं। अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, हमने जिक्र किया अब से पहले कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ 400 पार की बात करने वालों का 143 तक पहुंच पाना भी मुश्किल होगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैली के दौरान बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि 400 पार की बात करने वाले जो हैं वो 143 तक पहुंच पाए, ये बेहद ही मुश्किल बात है। और ये केवल ना अखिलेश यादव, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो विपक्षी नेता है, इंडी गठबंधन के नेता है, जो विपक्षी नेता है, इंडी गठबंधन के नेता है, वो भी इस बात का जिक्र करते हुए अक्सर नजर आते हैं कि 400 पार भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन 400 पार हो पाना बेहद मुश्किल है। इस बार एनडीए के लिए, ये इंडी अलायंस की तरफ से लगातार कहा जा रहा। अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार की बात करने वाले 143 तक ही पहुंच जाए, ये मुश्किल है। अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि जो इंडी अलायंस है वो अपने आंकड़े तो बता नहीं रहा है कि वो कितने के पार कर पाएंगे, लेकिन एनडीए पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। एनडीए अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि 400 पार हम करेंगे और लक्ष्य लेकर के चलना जरूरी भी है किसी भी चीज में। लेकिन उसके बाद अब इंडिया अलायंस के लोगों ने बाहर आकर के, मीडिया के सामने आकर के कहा है कि हमारा भी खुद का लक्ष्य है, जो कि हम मीडिया से नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन अब तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए कई दिग्गज ऐसे हैं इंडिया अलायंस में जिन्होंने कहा है कि जो हम हैं वो 250 के पार करेंगे सीटें, ऐसा अब इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक प्रॉपर नंबर, मतलब हर नेता के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन के हर नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। किसी का कहना है कि एनडीए 200 पार नहीं कर पाएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 143 तक पहुंचना मुश्किल है, कोई कह रहा है कि 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ किसी का कुछ। यानी एक प्रॉपर बयानबाजी जो होती है, अगर दावे की बात भी कर ले तो वो भी देखने को नहीं मिल रही है। तो विपक्ष में ऐसी कई सारी खामियां हैं, कई सारी बयानबाजियों को लेकर हो, मैनिफेस्टो को लेकर हो, प्रधानमंत्री कौन होगा इसे लेकर हो, तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक सिचुएशनशिप या फिर एक नरेटिव जो सेट कर रही हैं वो यही है कि अभी चीजें जो हैं वो स्थिर नहीं है अभी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी ये कहना है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, किसका मैनिफेस्टो होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तमाम चीजें अभी जनता को नहीं बताई जा रही हैं। एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है, वो स्ट्रैटेजी किसी को नहीं बताई जा रही है, ऐसा दावा इंडिया गठबंधन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा। और इसी के साथ साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि एनडीए ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, 400 पार की बातें जो एनडीए की ओर से की जा रही हैं वो सिर्फ हवा हवाई है। तो देखिए, अंकों की भविष्यवाणी के साथ साथ अखिलेश यादव ने संविधान को लेकर के भी कहा है कि जो संविधान है उसे बदलने निकले हैं। अगर
संविधान को बचाना है तो आपको इंडिया अलायंस के हित में वोट करना होगा। तो उधर बंगाल में चुनावी हिंसा जारी है, तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। बंगाल में हर चरण के मतदान में हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमने हर चरण में देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल से इसी तरीके की खबरें देखने और सुनने को मिल रही है कि हिंसा हो रही है और चुनाव पर भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर होते हुए नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज पर भी इन सब का असर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा तो शायद ही कोई चुनाव हो जिसमें ऐसी तस्वीरें सामने ना आई हो। लगातार अब ये कहा जाता है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और चुनाव से पहले भी आपको याद होगा संदेश खाली का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा बनकर उभरा था और उस दौरान आपने देखा था कि टीएमसी को काफी घेरा गया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, यानी बंगाल की बात जब जब होती है तो बात हिंसा की होती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधा जाता है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी क्यों बिगड़ जाती है और क्या ये जरूरी है कि अगर बंगाल में चुनाव होगा तो हिंसा भी जरूर होगी, क्योंकि एक के बाद आप देखिए ये 6 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अमूमन हर चरण में आपने ये खबरें देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी जब हिंसा की बात वहां पर की जाती है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कभी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट देते हैं तो कभी बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बना देते हैं। ये सब कुछ जो है वो बंगाल में चलता रहता है और इसीलिए अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी का कहना है कि अगर इस बार बंगाल में बीजेपी अच्छा करती है तो जरूर ऐसी स्थिति जो है उसे बदल दिया जाएगा। यानी क्या फिर ये मान लिया जाए कि जब चुनाव होंगे तो बंगाल में हिंसा नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये बड़ा दावा जो है वो बीजेपी की ओर से किया जाता है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान के दौरान तो एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई है इस हिंसा के दौरान। तो उधर ओडिशा में मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी, हिंसा की घटनाएं, उम्मीदवार हिरासत में, ये खबरें देखने को मिली है। ओडिशा के बीजेपी विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव ने एक मतदान केंद्र में घुस करके ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ की है, ईवीएम मशीन तोड़ दी है। इतना ही नहीं, बूथ में घुसने का विरोध करने पर बीजेपी विधायक कैंडिडेट ने कथित तौर पर कई सारे सवाल भी उठाए हैं, पिटाई भी की है। देखिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात है ये, बीजेपी जो सुशासन की बात करती है उसके विधायक अगर ऐसा करेंगे। आप देखिए कि ओडिशा में आपको याद होगा कि जब बीजेपी अध्यक्ष पहुंचते हैं तो वो तमाम दावे करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अब यहाँ पर एक स्वस्थ सरकार की जरूरत है, ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो बीमार रहते हैं। लेकिन आप समझिए कि स्थिति कैसी हो गई है कि यहाँ पर बीजेडी को हटाकर बीजेपी सत्ता में आने की बात तो करती है, लेकिन जब उसी के विधायक इस तरह से तोड़फोड़ करेंगे और खासकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अगर ऐसी तोड़फोड़ करेंगे या फिर ईवीएम के साथ जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है तो चुनाव आयोग को उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तरीके जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाते। और चुनाव आयोग शुरुआत से ही सख्त रहा है, लेकिन क्या इस मामले में एक्शन लिया जाएगा, चुनाव आयोग की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस घटना की निंदा जो है वो बीजेडी की ओर से जरूर की गई। बिल्कुल, तो उधर हाईटेक हुआ है चुनाव, मतदाताओं के मददगार बने हैं ऐप और वेब पोर्टल। आपको बता दें कि आधुनिक दौर में इंटरनेट का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव हाईटेक हो गया है। निर्वाचन को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने कई ऐप का उपयोग क्षेत्र में नजर रखने के साथ साथ प्रत्याशियों व वोटरों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। इन ऐप के उपयोग से प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं को भी घर बैठे ही एक क्लिप दिया जा रहा है, एक क्लिक करना है और उसके साथ उनकी मदद तुरंत ही हो जाएगी। वो सभी जानकारी भरने के साथ ही अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। कुछ ऐप इस प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती। तो देखिए, इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट लोगों की लगातार मदद भी करता है। अब चुनाव के दौरान भी यहाँ पर इंटरनेट मदद कर रहा है। हाईटेक हो चुका है चुनाव, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और घर बैठे ही आपकी मदद हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। कई सारी सहूलियत जो है वो इंटरनेट के बाद आपको घर बैठे मिलती है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको खाना ऑर्डर करना, आप तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल में ही मौजूद हैं। ऐसे में जब चुनाव प्रक्रिया की बात की जाती है तो चुनाव प्रक्रिया को भी बहुत आसान कर दिया गया है। इस ऐप के ज़रिए मोबाइल ऐप्स भी आ चुकी हैं, इंटरनेट के ज़रिए भी अब चुनाव प्रक्रिया और आसान हो चुकी है। तो देखिए, अब सिर्फ आपको क्या ही करना है कि ऐप डाउनलोड करनी है। आपको ऐप कहीं से भी आसानी से मिल सकती है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो तो होगा ही, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सब इस्तेमाल करें। तो प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद सिर्फ एक क्लिक और आपकी मदद हो जाएगी। अब चुनाव के दौरान भी इन ऐप को किया दिया गया है, इन ऐप को बनाया गया है ताकि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसकी मदद से, ऐप की मदद से वो अपने वोट डाल सकते हैं। इसीलिए चुनाव भी हाईटेक हो गया है। ये हमने पहले ही कहा था कि चुनाव जो है वो हाईटेक हो गया है। वो इसीलिए ही कहा है कि घर बैठे अब ऐप के जरिए आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।